अगर किसी ने मेरी पहले की वीडियो देखी होगी तो मैंने पहले की वीडियो में बताया था कि अपने इस प्लेटफॉर्म पर एक तरफ बॉटनी का पोर्शन चलेगा, दूसरी तरफ जूलॉजी का पोर्शन चलेगा। तो आपके बॉटनी का पोर्शन जो है वो स्टार्ट हो चुका है, उसकी पहली यूनिट चल रही है अपने प्लेटफॉर्म पर, जो शहजाद सर आपको पढ़ा रहे हैं। ठीक है, आज अपन जो पोर्शन स्टार्ट करेंगे वो पोर्शन है जूलॉजी का। मैंने आपको बताया था कि 5 बॉटनी की यूनिट आती है और 5 ही जूलॉजी की यूनिट आती हैं। तो आज मैं जूलॉजी की पहली यूनिट जो मैंने बताई थी मानव कार्य की या ह्यूमन फिजियोलॉजी फर्स्ट, वो आज अपन स्टार्ट करेंगे। ह्यूमन फिजियोलॉजी फर्स्ट के अंदर मैंने बताया था कि 5 चैप्टर होते हैं। 5 चैप्टर कौन कौन से? सबसे पहले फील करना सिखाया था। जो फील करने का काम करता है वो त्वचा के द्वारा किया जाता है, इसीलिए अध्यावरणी तंत्र। दूसरा पाचन तंत्र, तीसरा उत्सर्जन तंत्र, चौथा परिसंचरण तंत्र और 5वां श्वसन तंत्र। तो इन 5 तंत्रों की बात इस यूनिट के अंतर्गत अपन करेंगे। अभी स्टार्ट करते हैं इस यूनिट का पहला चैप्टर, जिसका नाम क्या है? अध्यावरणी तंत्र। तो अब जो मैं पहला चैप्टर लेऊंगा उसका नाम होगा अध्यावरणी तंत्र। अध्यावरणी तंत्र स्टार्ट करने से पहले अपन इस यूनिट का थोड़ा सा नॉलेज ले लेते हैं कि इस यूनिट का वेटेज कितना है आरबीएससी के अंदर, और नीट के अंदर भी इसका कितना वेटेज होता है, कितने क्वेश्चन इस यूनिट के आते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं आरबीएससी के अंदर। जो आरबीएससी का थ्योरेटिकल पेपर होता है 56 अंक का, मैंने बताया था। उस 56 अंक में से 7 अंक के क्वेश्चन इसी यूनिट में से आते हैं। 7 नंबर के क्वेश्चन इसी यूनिट में से आएंगे। उसमें एक बड़ा क्वेश्चन आएगा 4 नंबर का, एक मीडियम साइज का क्वेश्चन आएगा 2 नंबर का, और एक छोटा सा क्वेश्चन आएगा 1 नंबर का। इसी प्रकार इसका वेटेज हो जाता है 7 नंबर का। ठीक है ना। तो इस यूनिट में आपको छोटे क्वेश्चन पर भी फोकस करना पड़ेगा और बड़े क्वेश्चन पर भी फोकस करना पड़ेगा। ठीक है ना, समझ आ गया आरबीएससी का। अब नीट की बात करें। नीट का जो वेटेज है जो मिनिमम 6 अंकों का है, क्वेश्चन का है। अंकों की बात की जाए तो टोटल 24 नंबर के क्वेश्चंस इसी यूनिट में से आते हैं मिनिमम। ओके, मैक्सिमम कितना भी आ सकता है, लेकिन कम से कम 6 क्वेश्चन इस यूनिट से हर बार आपको देखने को मिलते हैं। ये तो हो गई बात अपने वेटेज की इस यूनिट की। अब अपन बात करते हैं अपने चैप्टर की, जिसका नाम है अध्यावरणी तंत्र या इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम। इस सिस्टम की बात की जाए तो इसके अंदर अपन क्या पढ़ेंगे वो सबसे पहले अपन देखते हैं। क्योंकि जब कभी भी अपन कोई भी चैप्टर स्टार्ट करते हैं तो उसकी समरी यानी उसके अंदर कौन कौन से कंटेंट्स अपन पढ़ेंगे ये सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, ताकि जब भी मैं पढ़ाऊं तो आपको पता हो चल जाएगा कि ये टॉपिक खत्म होने के बाद दूसरा टॉपिक कौन सा होगा। तो एक अच्छी सी इमेज चैप्टर की आपके दिमाग में बनती चली जाएगी। तो इसकी समरी को आप एक कॉन्सेप्ट से समझ सकते हो। मान लीजिए जब कभी भी बिल्डिंग तैयार करनी होती है तो सबसे पहले उसका नक्शा तैयार किया जाता है। ऐसे नहीं कि बिल्डिंग बनानी है, आगे जितना भी कंटेंट है वो उठा के लेके आ गए और बिल्डिंग बनाना स्टार्ट कर दिया। तो कभी भी बिल्डिंग अच्छी नहीं बन सकती जब तक उसका नक्शा अपने पास नहीं है कि यहाँ पे रूम बनाना है, यहाँ पे रसोई बनानी है और उधर बेडरूम बनाना है। ठीक है ना। तो जब तक आपके पास नक्शा नहीं होगा तो आपको ये नहीं पता चलेगा आप कहाँ चलना है। कभी इधर चले जाओगे, कभी उधर चले जाओगे, कभी पहले रूम बनाने लग जाओगे, फिर कभी बेडरूम पे चले जाओगे। ठीक है ना। तो वो गलत स्टेप्स होगा। तो इसीलिए सबसे पहले अपन कंटेंट देखेंगे कि इसके अंदर कौन कौन से कंटेंट है और इस चैप्टर को अपन आगे किस प्रकार पढ़ेंगे। तो इस चैप्टर को मैंने टोटल 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है। सबसे पहले अपन इस चैप्टर का बेसिक नॉलेज लेंगे
यानी सबसे पहली हेडिंग होगी इस चैप्टर के अंदर, वो होगी अपनी अध्यावरण से तात्पर्य, यानी मीन्स ऑफ इंटीगुमेंट्री, यानी अध्यावरण क्या होता है, इसकी डेफिनेशन क्या होती है, उस सब की जानकारी अपन इसके अंतर्गत लेंगे। उसके बाद चलेंगे अपन दूसरे पार्ट पर, जिसका नाम है अध्यावरण की संरचना या फिर अध्यावरण की भौतिकी, हिस्टोलॉजी या स्ट्रक्चर। यानी जो अध्यावरण है वो अध्यावरण बाहर से कैसा दिखता है, उसके अंदर भी क्या संरचना पाई जाती है, तो बाहरी संरचना को क्या कहेंगे और आंतरिक संरचना को क्या कहा जाएगा। तो ये संपूर्ण संरचना का अध्ययन अपन अध्यावरण की संरचना या फिर हिस्टोलॉजी ऑफ इंटीग्युमेंट्री के अंतर्गत पढ़ेंगे। जो अध्यावरण होती हैं इसके दो भाग होते हैं संरचना के, एक बाहरी संरचना, एक आंतरिक संरचना। बाहरी संरचना को अधिचर्म कहा जाता है, जो इसकी आंतरिक संरचना होती है उसे चर्म या डर्मिस कहा जाता है। तो इनको अपन आगे डिटेल में पढ़ेंगे। फिर तीसरा पार्ट आता है इसी का, त्वचा के व्युत्पन्न, यानी त्वचा से कौन कौन सी संरचनाओं का निर्माण हो सकता है। जैसे कि यह अपनी बाहरी त्वचा है या अध्यावरण है, इसके ऊपर रोम पाए जाते हैं या बाल, हेयर पाए जाते हैं। तो इसके द्वारा एक तो रोम का निर्माण होता है, दूसरा त्वक ग्रंथियां, विभिन्न प्रकार की ग्रंथियों का निर्माण भी इसके अंतर्गत होता है। जैसे कि आपने देखा होगा आपकी त्वचा से गर्मी के अंदर पसीना आता है, तो पसीने की ग्रंथि भी होती है। आपने देखा होगा जब आप बहुत ज़्यादा दुखी होते हैं या बाइक पर बहुत ज़्यादा लॉन्ग ड्राइव पे जाते हो तो आपके आंखों से आंसू आने लगते हैं, तो अश्रु ग्रंथि भी इसी के अंतर्गत पड़ेंगे। महिलाओं में और पुरुषों में पाई जाने वाली स्तन ग्रंथियां, यह भी त्वचा का ही स्थान रूपांतरण होता है, तो इसको भी इसके अंतर्गत पढ़ेंगे। इसके अलावा इसका जो लास्ट टॉपिक होगा या लास्ट पार्ट होगा वो होगा त्वचा के कार्य। त्वचा के कार्य की बात की जाए तो त्वचा अपने शरीर में क्या भूमिका निभाती है और त्वचा के द्वारा कौन कौन से कार्य किए जाते हैं जो अपने लिए लाभदायक होते हैं। तो इसी कर्म में अपन इस अध्यावरणीय तंत्र को पूर्णतया पढ़ेंगे। कम से कम इस चैप्टर को पढ़ने में 2 दिन लगेंगे और 2 दिन के बाद ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। तो क्या कंटेंट आएगा ये तो समझ में आ गया। तो इसके वेटेज की भी थोड़ी बहुत बात की जाए। वैसे देखा जाए तो ये जो बुक है आरबीएससी की, ये सिलेबस केवल 2 साल पहले ही आया है। उससे पहले आरबीएससी यानी राजस्थान बोर्ड में भी एनसीईआरटी को ही फॉलो किया जाता था, लेकिन 2 साल बाद 2 साल पहले ये बुक आई है। 2 साल तक इस चैप्टर में से एक भी क्वेश्चन नहीं आया है अभी तक। तो मेरे अकॉर्डिंग इस बार इस चैप्टर में से 1 नंबर का एक क्वेश्चन तो आना ही चाहिए, ठीक है ना। फिर बात की जाए नीट के सिलेबस की, तो नीट के सिलेबस के अंदर वैसे देखा जाए तो ये चैप्टर है ही नहीं, लेकिन आप नीट के क्वेश्चन देखोगे तो हर साल 1 से 2 क्वेश्चन इस चैप्टर के दिख जाएंगे। स्तन ग्रंथियां क्या होती हैं, अश्रु ग्रंथि क्या होती है, मिलेनिन वर्णक क्या होता है, ये बहुत सारे क्वेश्चन आपको नीट के अंदर भी देखने को मिलेंगे। तो वो सारे इसी पार्ट्स में से आते हैं, पर नाम के लिए नीट के सिलेबस में ये वाला चैप्टर नहीं है, लेकिन आप देखोगे कि बहुत सारे क्वेश्चन इसी चैप्टर को पढ़कर आप सॉल्व कर सकते हैं। इसके अलावा आईएएस है और जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं उनमें कहीं कहीं इसके क्वेश्चन आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलेंगे। तो अच्छे से फोकस करके इस चैप्टर को पढ़ना है। उसके अलावा एक और बात बता दूं, कहीं पर भी ये चैप्टर नहीं पढ़ाया जाता है। सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि आप बीएससी तक का सिलेबस देख लो, उसके अंदर ये चैप्टर है ही नहीं। तो कोई टीचर इस चैप्टर को पढ़ाता ही नहीं है और पढ़ाने वाला कोई है ही नहीं, बहुत कम टीचर है। तो इसीलिए ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है आपके लिए, क्योंकि अगर आपको
सबसे या भीड़ से अलग बनना है तो कुछ नया करना पड़ेगा। किसी को चैप्टर नहीं आता और आपको आता है तो आपकी वैल्यू बढ़ जाती है। तो इसीलिए इस चैप्टर को बहुत अच्छी तरीके से फोकस करके पढ़ना है आपको। देखिए, चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं एक बेसिक सी बात बताऊंगा आपको। ये बेसिक सी बात पूरे ह्यूमन फिजियोलॉजी के अंदर आपके काम आएगी। पूरी ह्यूमन फिजियोलॉजी के अंदर कोई भी डेफिनेशन आएगी तंत्र से रिलेटेड, तो उस डेफिनेशन को आप बिना रटे कैसे बना सकते हैं, तो वो छोटी सी बेसिक कॉन्सेप्ट की बात मैं आपको बताता हूँ, जिसके माध्यम से आप किसी भी चैप्टर की डेफिनेशन अपने मन से बना सकते हैं। ओके, तो वो क्या होता है वो अपन देखते हैं। उसके बाद अपन अध्यावरणी तंत्र के जितने भी कंटेंट है, जितने भी पार्ट है, वो स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे अध्यावरण से तात्पर्य। उससे पहले मैं एक डेफिनेशन समझा देता हूँ आपको कि किस प्रकार आप कोई भी डेफिनेशन बना सकते हैं।